हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे मेडाइवल का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने हमारे चौहान्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज हम हमारे चौहान्स डायनेसिटी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं इन्हें आगे डिस्कस करेंगे। आज हम हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज III, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो फ्रॉम द चौहान डायनेसिटी। तो चौहान डायनेसिटी के एक इम्पॉर्टेंट राजा जिनका नाम है पृथ्वीराज III। पृथ्वीराज III जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 1177 से लेकर के 1192 CE तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। ही इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल चौहान्स। जितने हमने चौहान्स पढ़े हैं ये उनमें से सबसे फेमस हैं और इन्हें बोला जाता है दैट ही इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज पृथ्वीराज चौहान। तो इन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। इन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है और इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ही इज़ वेरी फेमस विद दिस नेम राय पिथौरा। ये बड़े फेमस हैं इस नेम से भी। बहुत सारे लोक कथाएं हैं जिनमें इसी नाम से इनका जिक्र किया गया है। एंड ही स्कोर्ड द विक्ट्रीज ओवर ऑल हिज नेबर्स। और इन्होंने जितने भी अपने आस पड़ोस थे, जितने भी आस पड़ोस के राज्य थे, सबके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की हुई थी। He is the very famous because he is very victorious over all his neighbors. जितने भी इनके नेबर्स थे, नेबर किंगडम्स थे, उनके ऊपर इन्होंने विजय को प्राप्त किया हुआ था। अगर हम इनमें बात करें, इन्होंने विक्ट्री को हासिल किया ओवर चंदेला के जो राजा थे जिनका नाम है परमर्दी जो थे, परमर्दी के ऊपर इन्होंने यहाँ पर जो विजय था उसको प्राप्त किया था, इनको हरा दिया था। ही डिफीटेड द चंदेला किंग परमर्दी को इन्होंने हरा दिया था और ये यहाँ पर विजय इन्होंने हासिल की। अगर सेकेंड विक्ट्री की बात करें, देन ही ऑल्सो डिफीटेड चालुक्य के जो राजा थे भीम सेकेंड को भी इन्होंने हरा दिया था। भीम सेकंड को भी इन्होंने हरा दिया था। अगर इनकी एक और यहाँ पर बात करें, द विक्ट्री विच ही हैज़, तो एक थी यहाँ पर इनकी विक्ट्री जो थी वो थी गढ़वालास के ऊपर। गढ़वालास के जो जयचंद्र थे उसके ऊपर भी इन्होंने विजय को प्राप्त किया था। जयचंद्र, तो इन्होंने ना केवल के चंदेलास के ऊपर या बाकी के राज्यों के ऊपर, बल्कि जितने भी इनके नेबरिंग किंगडम्स आएंगे, जितने भी इनके आस पड़ोस के जो राज्य होंगे, जो किंगडम्स होंगे, उनके ऊपर भी इन्होंने विजय को प्राप्त किया था। ही विन द विक्ट्री ओवर देम। तो यहाँ पर जितने भी नेबर्स होंगे, जितने भी नेबरिंग साइड्स आएंगी, वही नेबरिंग साइड्स के ऊपर इनका यहाँ पर हमें इनकी विजय के बारे में हमें पता चलेगा कि ये जो थे ही हैज़ विक्ट्रीज ओवर ऑल हिज नेबर्स। तो बहुत सारे जो नेबर्स थे उनके ऊपर भी था, साथ के साथ चंदेलास के ऊपर, चालुक्यास, गढ़वालास, इन सब के साथ जो था इन्होंने विक्ट्री को हासिल किया हुआ था। तो आगे अगर हम हमारे पृथ्वीराज III के बारे में आगे बात करते हैं, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पृथ्वीराज III की बात हो रही है यहाँ पे। इन्होंने जो है जो गद्दी थी, इन्होंने अपने पिता से जो इनको जो थ्रोन मिला, ही असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 11 years। जब ये 11 साल के थे तब इन्होंने जो है
अपने बहुत ही छोटी जो है एज में, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जो है सिंहासन पर बैठे थे। ये बड़ा ही जो है बड़ा ब्रेवेस्ट वर्क है, क्योंकि 11 इयर्स का एक बच्चा जो है वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठ रहा है, अपने राज्य को संभाल रहा है। तो इन्होंने, जब इनके फादर की डेथ हो चुकी थी, इनके फादर की डेथ के बाद डेथ ऑफ सोमेश्वर, जो इनके पिता थे, पृथ्वीराज थर्ड के जो पिता थे, ही वॉज सोमेश्वर। सोमेश्वर इनके पिता थे। जब इनके पिता की डेथ हो जाती है, इनके पिता की मृत्यु के बाद, तब ये सिर्फ और सिर्फ 11 साल के थे। तब इनकी जो एज थी वो 11 ईयर्स की थी। इन्होंने 11 साल की उम्र में ही जो है राज सिंहासन के ऊपर ये बैठ चुके थे। ही असेंडेड द थ्रोन। तो यहाँ पर इन्होंने जो है राज सिंहासन के ऊपर ये बैठे थे एट द एज ऑफ 11। मात्र 11 साल की उम्र में जो है इन्होंने राज सिंहासन पर बैठना शुरू कर दिया था। एंड ही असेंडेड द थ्रोन। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, इनके पिता जो थे उनका नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर के डेथ के बाद ये मात्र 11 साल के थे जब इन्होंने अपने जो सिंहासन के ऊपर बैठे थे। ये अपने सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरा का पूरा जो हमारा सिंहासन है, जो हमारे प्रशासन की जो बागडोर है, वो इन्होंने 16 साल की उम्र में ही संभाला था। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना जो है इन्होंने स्टार्ट किया हमारे 16 इयर्स की एज में, क्योंकि इनको अभी नॉलेज की ज़रूरत थी। 11 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता, आजकल तो वैसे भी नहीं पता होता। उसके टाइम पर तो देखो ये फिर भी बहुत मेच्योरली एकदम से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। अपने फादर की डेथ के बाद वेरी मेच्योरली ही हैंडल्ड द सिचुएशन एंड ही असेंडेड द थ्रोन। और ये अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं कि अभी पिताजी तो चले गए, सिंहासन को संभालना तो होगा ही, अभी कौन संभालेगा, अभी हमारे पृथ्वीराज थर्ड संभालेंगे। तो ये बैठ तो गए थे, लेकिन इन्होंने अभी तक प्रशासन को इतना चला नहीं पा रहे थे। 11 वर्ष की आयु का जो एक बच्चा है वो क्या ही संभालेगा अभी, उसको इतनी नॉलेज नहीं हो पाएगी। उसको वो चीज़ें हासिल करनी होंगी जो उसके पिता के पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस था। उसके फादर के पास कुछ एक्सपीरियंस है, वहाँ पर और भी मंत्री बैठे होंगे, बहुत सारे चीफ इस तरह के बैठे होंगे जो उनके दरबार में होंगे, बहुत मिनिस्टर्स होंगे, उनको ज़्यादा नॉलेज होगा 11 साल के बच्चे से। 11 साल का बच्चा एक बच्चा ही तो है, उसे क्या पता कि भी कैसे चीज़ें करनी है, किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको क्या चीज़ काम कैसे सौंपना है, या जो हमारी मिलिट्री फोर्स है वो कैसे वर्क करेगी, हमारा डिफेंस सिस्टम कैसे वर्क करेगा। क्या आज के समय में तुम किसी 11 साल के बच्चे को हमारे देश का प्रधानमंत्री बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि दैट पर्सन विल डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस। उसके पास 11 साल के बच्चे के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब वो एक्सपीरियंस लेकर के आएगा, when he will become or she will become very eligible to that position, तो हम उस बच्चे को उस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर तब बिठा सकते हैं। आज के समय पर 11 साल का बच्चा कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तो बहुत दूर की बात है, वो घर में भी जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसको जो है स्कूल भी मैनेज करना है। 11 साल के बच्चे को 11 साल के बच्चे को अपने घर में भी रहना है, उसको ट्यूशन भी जाना है, उसको होमवर्क भी करना है, उसने खेलना भी है। वो क्या घर में क्या क्या चीज़ें देखेगा? वो क्या घर में ये देखेगा अभी घर में शक्कर है? क्या घर में वो ये देखेगा कि चाय पत्ती आ रही है, दूध टाइम से आ रहा है, घर में जो भी राशन आ रहा है घर में क्या प्रॉपरली, कितने का राशन आ रहा है? क्या 11 साल के बच्चे को इतनी चीज़ें पता होती हैं कि घर में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से? देखो, घर में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन ही चलता है। यू हैव अ बजट कि हमने इतने बजट में हमारे घर का राशन आएगा, इतना बजट हमने हमारे दूध के जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए रखा है, अगर हम बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा इतना बजट होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें तुम्हारे मॉम एंड डैड जो हैं, तुम्हारे मदर एंड फादर, दे लुक इनटू दीज मैटर्स, तो वो इन चीज़ों में देखते हैं।
क्या 11 साल के बच्चे को पता है कि मेरी फ़ीस कैसे भरी जा रही है? क्या उसको पता है भी मेरे ट्यूशन की फ़ीस कैसे भरते हैं मेरे पेरेंट्स, कैसे जो है चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, मेरी फ़ीस भी जाएगी, मेरी ट्यूशन की भी जाएगी, मुझे खेलने के लिए ये भी चाहिए, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे खाना भी है। क्या घर में राशन पानी अच्छे से आ रहा है? क्या घर में जो बिजली का बिल है वो कितना आ रहा होगा? वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11 साल के बच्चे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि घर में क्या हो रहा है। वो अलग से अपनी मस्ती में रहेगा। वो आएगा कमरे में, स्विच ऑन करेगा लाइट्स, ही विल स्विच ऑन द फैंस एंड एसी, और वो स्विच ऑन करेगा टीवी को, फिर वो टीवी देखने लग जाएगा एंड ही और शी विल वॉच द कार्टून्स और एनी अदर प्रोग्राम विच दे लाइक। जो भी वो पसंद करेंगे वो देखना वहाँ पर चालू कर देंगे। 11 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता। बट पृथ्वीराज थर्ड वॉज एट द एज ऑफ 11 ईयर्स वेन ही असेंडेड द थ्रोन। उन्होंने सिंहासन पर बैठ चुके थे। वो समझना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि अभी जो है ये पूरे का पूरा राज्य मेरा है, ये किंगडम मेरा है, मुझे ही चलाना होगा। ही वॉज दैट मच मेच्योर। लेकिन फिर भी इतने मेच्योर नहीं हो पाए थे एंड ही स्टार्टेड लर्निंग। फिर इन्होंने चीज़ों को सीखना चालू किया। 16 साल की उम्र में जाकर, एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल की एज में जाकर के इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना शुरू कर दिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इन्होंने 16 साल की उम्र में जो है वो संभालना स्टार्ट किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने स्टार्ट किया 16 ईयर्स की एज में। इसकी जो प्रशासन जो था हमारा, उसको चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। प्रशासन को चलाना बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है। दैट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। ऐसा नहीं है कि तुम चाय की चुस्कियाँ पीते पीते तुम प्रशासन चला लोगे। तुम्हें भी वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे तुम आज पढ़ रहे हो, कल तुम्हें भी ब्यूरोक्रेट बनना है, तुम भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाओगे। तब ये सर्विसेज जब तुम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि ये चीज़ें, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। ये हाथ में चाय का कप पकड़कर पीने वाली बात नहीं है। बहुत ही कठिन कार्य होता है। लोगों तक उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझना, उनका जो है वो रिजल्ट्स लेकर के आना कि उनकी प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। वो सब चीज़ें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, उसको वो देखनी पड़ती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का जो इन्होंने स्टार्ट किया, वो इन्होंने 16 ईयर्स की एज में किया था। क्योंकि तब तक ये एनफ मैच्योर हो चुके थे, इन्हें पता चल चुका था कि ठीक है, राज्य ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये मंत्री ने अगर ऐसे बात की है तो फिर मुझे क्या रिएक्शन देना चाहिए, मेरे क्या जो है मेरे भाव कैसे होने चाहिए, मुझे किसी के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए हमें काम कैसे करना है, या हमारे जो सैलरीज हैं वो कैसे जाएंगी। ठीक है, वो सभी को ये सब चीज़ें मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, हमारी प्रजा को मेंटेन कैसे करके रखना है, हमारी इकोनॉमी को कैसे चलाना है, हमारी सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए, ये सब चीज़ों की जांच पड़ताल इन्होंने 16 साल की उम्र में जा कर के ली थी। और 16 साल की उम्र में ही इनको पता चला कि अभी वो समय आ चुका है जब मुझे प्रशासन की बांग डोर संभाल लेनी चाहिए। एंड ही स्टार्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करना यहीं से स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 16। 11 साल की उम्र में तो सिर्फ इन्होंने जो है हमारा सिंहासन पर ही बैठे थे। ही असेंडेड द थ्रोन ओनली, एंड एट द एज ऑफ 16 जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इन्होंने अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दिया था कि अब से जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो प्रशासन होगा, वो हम चलाएंगे, हम देखेंगे। तो ये इनके बारे में यहाँ पर एक चीज़ और पता चलती है। आगे अगर हम देखें, देन ही लेड एन एक्सपेडिशन इन बुंदेलखंड अगेंस्ट द चंदेला रूलर। तो जो बुंदेलखंड में चंदेलास के जो शासक थे, उनके प्रति भी इन्होंने बहुत सारी एक्सपेडिशंस को लिया, बहुत सारे अभियान जो थे वो इन्होंने किए थे, बहुत अभियान चलाए, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेडिशंस किए इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने बहुत एक्सपेडिशंस किए थे। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड में बुंदेलखंड में किसके अगेंस्ट किए थे एक्सपेडिशंस? किसके वर्सेस थे? वर्सेस चंदेला रूलर। चंदेला रूलर जो थे, चंदेला के जो राजा थे,
उनके खिलाफ इन्होंने बहुत सारे अभियान जो थे वो चलाए थे। एंड इट्स कैपिटल महोबा, और इनकी जो कैपिटल थी महोबा के खिलाफ, और इनकी चंदेला के जो राजा थे और इनकी चंदेला की जो कैपिटल थी, इनकी कैपिटल जो थी वो महोबा में थी। महोबा में इनकी एक कैपिटल थी, इनकी राजधानी थी इनकी महोबा में। इसके खिलाफ इन्होंने बहुत सारे एक्सपेडिशंस को जो है वो फाइट किया, एक्सपेडिशंस का जो है नेतृत्व किया। और इट वॉज इन दिस स्ट्रगल द फेमस चंदेला वॉरियर्स जो थे हमारे जो चंदेलास के जो बहुत बड़े जो योद्धा थे हमारे चंदेलास से रिलेटेड, दैट इज अल्हा एंड उदाल, दे लॉस्ट देयर लाइव्स। और इन्हीं एक्सपेडिशंस के चलते हुए जो चंदेलास के योद्धा थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसे दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट पृथ्वीराज थर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी एक्सपेडिशंस को लीड किया, बहुत नेतृत्व किया इन्होंने इन एक्सपेडिशंस का। इन बुंदेलखंड अगेंस्ट चंदेलास के जो राजा थे उनके खिलाफ चंदेला रूलर, प्लस इनकी जो कैपिटल थी, चंदेलास की जो कैपिटल थी वो थी हमारी महोबा में इनकी कैपिटल थी। इसके खिलाफ इन्होंने बहुत सारे एक्सपेडिशंस को लीड किया। और इसी एक्सपेडिशंस के चलते जो हमारे चंदेलास के जो वॉरियर्स थे, चंदेला के जो योद्धा थे, चंदेलास के जो वॉरियर्स थे जिनका नाम है अल्हा एंड उदाल जो थे, इन दोनों की जो थी वो यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, इनको अपनी जान गंवा देनी पड़ती है। एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स, तो इनको अपनी जान से हाथ धो बैठने पड़ते हैं ड्यूरिंग दीज एक्सपेडिशंस इन बुंदेलखंड अगेंस्ट चंदेला रूलर्स। तो चंदेलास के योद्धा अल्हा और उदाल अपनी जान गंवा देते हैं यहाँ पे, लॉस्ट देयर लाइव्स, तो इनकी यहाँ पर जान चली जाती है। और आगे अगर हम बात करें हमारे पृथ्वीराज के बारे में, मेरे पास वहाँ पर स्पेस नहीं था। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में अगर हम बात करें, देन ही डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी जो है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड ही डिफीटेड मोहम्मद गोरी, तो इन्होंने एक बैटल को यहाँ पर फाइट किया, बैटल ऑफ तराइन होती है अराउंड लगभग हमारी 1191 सीई के अराउंड ये एक बैटल होती है। ये बैटल होती है बिटवीन पृथ्वीराज 3 वर्सेस मोहम्मद गोरी जो थे हमारे, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, दैट इज बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान जो है हमारे मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। डिफीटेड मोहम्मद गोरी, ये मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं इस युद्ध में। आगे जो है एक और यहाँ पर बात होती है इन अराउंड 1192 सीई में, 1192 सीई के अराउंड की बात है ये, जब मोहम्मद गोरी जो हैं वो हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान को। अरे ये क्या कह दिया, ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे? अरे ये इन्होंने फिर से एक युद्ध किया 1192 सीई में, जब जो हुआ हमारे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के ही बीच में। इन दोनों के बीच में यहाँ पर 2 युद्ध हुए हैं, दैट इज इन
1191 सीई जब हमारे पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे हमारे मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी को बहुत ही ज़्यादा मुंह की खानी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा जो है ये इनको जो है डिफीट का, एक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1192 सीई के दौरान क्या हुआ, जो हमारे मोहम्मद गोरी थे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज थर्ड को हरा दिया। 1192 के दौरान क्या हुआ है, यहाँ पर सेकंड बैटल होती है तराइन की। तो यहाँ पर सेकंड बैटल होती है, दूसरा युद्ध होता है, सेकंड बैटल होता है ऑफ तराइन। तराइन का दूसरा युद्ध होता है जो होता है बिटवीन, आई विल राइट MG, ओके। मोहम्मद गोरी को मैं MG लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बिटवीन मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, आई विल राइट पृथ्वीराज 3। पृथ्वीराज 3 और मोहम्मद गोरी के बीच में होती है, जिसमें हमारे मोहम्मद गोरी जो हैं वो जीत जाते हैं एंड ही डिफीटेड पृथ्वीराज 3। मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज 3, इनको हरा देते हैं और ये खुद जीत जाते हैं। मोहम्मद गोरी तो जीत गए हमारे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, और यहाँ पर हमारे जो थे पृथ्वीराज चौहान जो थे इनको यहाँ पर ये हरा देते हैं और बाद में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता है। बाद में हमारे पृथ्वीराज थर्ड को यहाँ पर मृत्यु दंड दिया जाएगा, सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड हिम। तो यहाँ पर इनको पृथ्वीराज 3 के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से लिखते हैं कि इन्होंने जो है मोहम्मद गोरी ने, आई विल ओनली राइट दैट मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज 3। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बताने वाली हूँ, बाकी का जो है वो पीछे की स्लाइड पर आप जो है नोट डाउन कर सकते हो। इन हेयर आई विल राइट मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज 3। पृथ्वीराज 3 को ये हरा देते हैं, इनको पराजित कर देते हैं और बाद में इन्हें जो है वो मृत्यु दंड दिया जाता है। बाद में इन्हें जो है वो मृत्यु दंड दिया जाता है, इनका जो है वो एग्जीक्यूशन होता है, सब्सिक्वेंटली इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इन्हें जो है वो डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। आई विल राइट डेथ सेंटेंस विच इज़ द मोस्ट पॉसिबल एंड द नियरेस्ट वर्ड। तो यहाँ पर इन्हें डेथ सेंटेंस जो है वो यहाँ पर एज अ पनिशमेंट दिया जाता है, इन्हें पनिशमेंट के रूप में एक मृत्यु दंड दिया जाता है। बाद में जो यहाँ पर जो डिफीट था, हिज डिफीट एट तराइन इज सीन एज अ लैंडमार्क इवेंट इन द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया में इस्लामिक जो है, यहाँ पर इस्लामिक विजय या इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट, इस्लामिक जो है यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर जीत रही है, एक इस्लामिक जो लोग यहाँ पर इन्वेडर्स आकर के यहाँ पर जीत रहे हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दैट हमारे इंडिया में जो है इस्लामिक विजय की एक महत्वपूर्ण घटना को इसे दिखाया जा रहा है, एक जो है चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। जब हमारे जो पृथ्वीराज थर्ड की जो है हार हो जाती है, व्हेन ही गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ तराइन, तो यहाँ पर हमारा एक लैंडमार्क इवेंट बन जाता है, एक याद रखने के लिए एक चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हो रहा है, इस्लामिक विजय यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है हमारे इंडिया में। तो यहाँ पर हमें एक इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट देखने को भी मिल रहा है, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि हमें पता चला कि जब तराइन में इनकी पराजय हुई तब भारत में, हमारे इंडिया में इस्लामिक जो विजय थी उसका एक महत्वपूर्ण ये एक घटना हमें दिखाई दे रही है। इट इज़ अ लैंडमार्क इवेंट।
तो ये एक लैंडमार्क इवेंट है, ये एक लैंडमार्क इवेंट है बहुत ही, जिसे बोला जाता है एक महत्वपूर्ण घटना हुई है ये। एंड ये सब चीज़ों के बारे में तो हमें एक नोटेबल हमारे पास अकाउंट भी प्रेजेंट है, इस तरह की कथाएं भी हमारे पास प्रेजेंट हैं जिसमें हम ये चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है दैट द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड व्हेन मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज थ्री इन बैटल ऑफ तराइन 1192। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जब हमारे पृथ्वीराज थ्री को हरा दिया जाता है तब ये चीज़ें यहाँ पर लिखी जा रही थी इन द नोटेबली पार्ट ऑफ पृथ्वीराज रसो। तो पृथ्वीराज रसो एक यहाँ पर ग्रेट पोइम्स में से एक पोइम है जिसमें इस बात का भी जो है वो बताया गया है कि कैसे पृथ्वीराज थ्री जो थे गॉट डिफीटेड फ्रॉम मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से ये किस तरह से हार गए और किस तरह से मोहम्मद गोरी जीत गए। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें पता चलती हैं एक पोइम से। वो पोइम है हमारी पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज रसो को जो है वो लिखा था हमारे इनके ही एक कोर्ट पोएट ने। इनके एक कोर्ट पोएट थे जिनका नाम है चंद्र बरदई। चंद्र बरदई जो था वो चंद बरदई जो था वो यहाँ पर इनके एक कोर्ट पोएट थे जिन्होंने पृथ्वीराज रसो के बारे में लिखा है। सेकंड पोइम एक और थी इनके रिगार्डिंग विच इज़ पृथ्वीराज विजय। एक सेकंड पोइम भी लिखी गई थी, एक थी पृथ्वीराज रसो, एक थी पृथ्वीराज विजय। ये दूसरी पोइम थी, ये सेकंड पोइम थी विच इज़ रिलेटेड टू पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान के नहीं लिखी थी जो इनके कोर्ट पोएट थे। ये भी इनके एक कोर्ट पोएट ही थे जिन्होंने लिखा था दैट इज जयानक, जो कि इनके जो नेक्स्ट कोर्ट पोएट थे वो थे जयानक। जयानक ने जो है पृथ्वीराज विजय पोइम के लिखी है और पृथ्वीराज रसो इनके कोर्ट पोएट जो हमारे चंद्र बरदई थे इन्होंने लिखी है। तो ये थे इनके कोर्ट पोएट्स के बारे में और हमने यहाँ पर इनकी दोनों बैटल्स के बारे में जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट आएंगे हमारे द लास्ट रूलर जिनका नाम है हरि राजा। हरि राजा, हरि राजा जो थे इनका टाइम पीरियड है दैट इज़ अराउंड 1193 से लेकर के 1194 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। तो आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, मोहम्मद गोरी जो थे ही फॉलोड अप हिज विक्ट्री बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अजमेर एंड दिल्ली। तो यहाँ पर जब मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर जीत लिया था, अपनी विजय को हासिल किया था, विजय के बाद अपनी विक्ट्री के बाद हमारे मोहम्मद गोरी ने अपनी विक्ट्री के बाद क्या किया, इन्होंने जीतने के बाद क्या किया, इन्होंने अजमेर और दिल्ली के ऊपर पर भी अपनी विजय की प्राप्ति की। इन्होंने दिल्ली और अजमेर के ऊपर भी अपना कॉन्क्वेस्ट दिखाया। इन्होंने कॉन्क्वेस्ट दिखाया अपना, अजमेर को भी के ऊपर भी विजय को प्राप्त किया और दिल्ली के ऊपर भी किया। दिल्ली के ऊपर भी अपना जो है वो कॉन्क्वेस्ट यहाँ पर दिखाया। और बाद में इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने जो यंग सन थे, यंगेस्ट सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, गोविंदा, इसको अपना वेसल बना लिया, इसको अपना जागीरदार बना लिया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के जो बेटे थे, पृथ्वीराज थर्ड के जो सबसे छोटे बेटे थे, यंगेस्ट सन जो थे, जिनका नाम है गोविंदा, और गोविंद इनका नाम था, इनको अपना वेसल बना लिया, इनको जागीरदार बना दिया इन अजमेर में इनको एज अ जागीरदार बिठा दिया जाता है, वहाँ पर इनका अजमेर का जागीरदार बना दिया जाता है इनको। एंड गोविंदा जो थे, गोविंदा को डिथ्रोन करने कौन आता है, जो पृथ्वीराज के भाई थे हरिराज। तो पृथ्वीराज के भाई हरिराज आएंगे जो अपने ही भतीजे को यहाँ से
जो है वो ओवरथ्रोन कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, उनको जो है यहाँ से पराजित कर दिया जाएगा। तो पृथ्वीराज के जो भाई आएंगे हरिराज, वो अपने ही भतीजे, अपने ही भाई के जो बेटा है गोविंद को यहाँ से जो है वो गद्दी से उतार देंगे। लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए। एक स्टोरी सी बन रही है यहाँ पर हरि राजा के बारे में। जैसे कि हमने बात की, जब हमारे मोहम्मद गोरी ने अपनी विजय को यहाँ पर देखा, अपनी विजय को हासिल किया, तब इन्होंने अजमेर और दिल्ली के ऊपर भी विजय को हासिल कर लिया था। एंड ही प्लेस्ड द यंगेस्ट सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, दैट इज गोविंदा, इनको यहाँ पर अपना जागीरदार बना दिया अजमेर में। और फिर इन्होंने हरि राजा आते हैं। हरि राजा क्या करेंगे, जो गोविंद होंगे हमारे, ये गोविंद को क्या कर देंगे, डिथ्रोन कर देंगे, गद्दी से उतार देंगे, इनको सिंहासन से उतार देंगे। और फिर यहाँ पर जो होंगे पृथ्वीराज के ये जो हैं ये ब्रदर हैं, ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के ये भाई हैं। पृथ्वीराज के भाई गोविंदा को यहाँ पर जो है इसको अपने जो है सिंहासन से उतार देंगे, और यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो निकाल देंगे कि आपने किस तरीके से, किस हक से जो है इनकी जो है इन सुजरेनिटी को, अगर हम बात करें इनकी सुजरेनिटी और इनके जो अधिकार है, इसको स्वीकार कैसे किया। आपने किस तरह से मान लिया कि यही हमारे जो हैं वो राजा बनेंगे, आप इनके जो है वेसल बन जाएंगे, आप इनके जागीरदार बन जाएंगे। कैसे मान लिया आपने ये? आप पृथ्वीराज के बेटे हो, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत तो इतना होना चाहिए था ना, तुम्हारे अंदर वो गिल्ट होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो एकदम से वो जो कहते हैं ना भी एनिमीज जो होते हैं, वो एनिमीज के लिए तुम्हारे पास अंदर क्रोध होना चाहिए था। तुम्हें देखना चाहिए था कि तुम्हारे पिता के साथ इसने क्या किया, तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए था, प्रतिशोध लेना चाहिए था। सबसे जो है नियरेस्ट वर्ड प्रतिशोध है, तुम्हें इससे प्रतिशोध लेना चाहिए था। बेटा तुमने क्या कर दिया ये? अरे तुम पृथ्वीराज चौहान के बेटे हो, तुम उसके सबसे जो है प्रिय पुत्र हो, तुमने वहाँ उसके अच्छे बेटे हो, तो तुमने इतना, तुम्हारे पिता जो थे इतने महान व्यक्ति थे, कभी हार नहीं मानते थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी के सामने कभी जो है अपना सिर नहीं झुकाया। लेकिन तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने यहाँ पर जो है तुम उसके जागीरदार बनकर बैठ गए, तुम तो अजमेर में उसके जागीरदार बन गए। तुमने उसकी सुजरेनिटी को कैसे अपना लिया? तुमने उसकी यहाँ पर जो उसकी पावर थी उसको किस तरीके से, जो मुस्लिम पावर थी, तुमने उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया? तो यहाँ पर ही बैनिश्ड बाय द पृथ्वीराज ब्रदर हरि राजा फॉर एक्सेप्टिंग मुस्लिम सुजरेनिटी। तो इनको बैनिश कर दिया गया, निकाल दिया गया इनको फ्रॉम यहाँ पर, ताकि इन्होंने जो है मुस्लिम सुजरेनिटी को फॉलो किया, उसको जो है मानना स्टार्ट कर दिया था। वो उसकी वजह से इनको जो है वो डिथ्रोन कर दिया। कि इन्होंने किस तरीके से इनको सबसे पहले तो डिथ्रोन किया, क्यों किया, उसका कारण था कि इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, गोविंदा ने एक तो एक्सेप्ट किया मुस्लिम सुजरेनिटी को। मुस्लिम सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करने का नतीजा ये हुआ कि हरि राजा ने आए और इनको जो है वो खरी खोटी सुनाई कि तुम कैसे बेटे हो, तुम पृथ्वीराज के बेटे होकर के ये सब कुछ कर रहे हो, तो फिर तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मेरे भाई की औलाद ऐसी होगी मुझे नहीं पता था, इससे तो अच्छा कि तुम होते ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा जो है उसको बोला जाता है, उसको सुनाते बहुत हैं गोविंदा को जा कर के। तो वो आपने यहाँ पर मुस्लिम सुजरेनिटी को किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, तो ये सब चीज़ों से इनका दिल दुख जाता है। सुजरेनिटी को ये नहीं मानते थे। और फिर इन्होंने क्या किया, जो फिर हमारे जो गोविंदा थे, गोविंदा ने क्या किया, गोविंदा बीइंग गोविंदा, देन ही एस्टैब्लिश्ड द शम्माना ब्रांच ऑफ रणथंबोर। तो इन्होंने रणथंबोर में शम्माना की जो शमानास ऑफ अजमेर की जो एक ब्रांच थी, शमानास को यहाँ पर एक ब्रांच के रूप में ये लेकर के गए रणथंबोर में। देन ही इस्टेब्लिश, इन्होंने इस्टेब्लिश किया। देखो यहाँ पर गोविंदा बीइंग गोविंदा, अपने नाम से तो ये जो है गोविंदा ही रहेंगे, हीरो हैं तो हीरो वाला काम तो ये करेंगे ही। तो यहाँ पर गोविंदा ने अपने नाम की तरह ही
जा कर के रणथंभौर में एक शम्माना ब्रांच का जो है शम्माना ब्रांच की यहाँ पर स्थापना की थी। रणथंभौर में, सॉरी रणथंभौर, RAN, दैट इज RAN, रणथंभौर में जाकर के इन्होंने जो है एक शम्माना ब्रांच जो थी वो इसकी यहाँ पर जो है स्थापना की, इसकी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कर दी। एंड जो हरिराज थे यहाँ पर, हरिराज रीगेन्ड अजमेर, और इन्होंने जो है यहाँ पर जो हमारा अजमेर था, हरिराजा ने बाद में हरिराजा ने यहाँ पर अजमेर को जो है दोबारा से अपना कब्जा कर लिया अजमेर के ऊपर। हरिराजा ने, देखो हरिराजा जो होंगे इन्होंने रीगेन किया अजमेर को, रीगेन अजमेर एंड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी। तो इन्होंने यहाँ पर जो है कब्ज़ा किया। सबसे पहले तो इन्होंने अजमेर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और दिल्ली के जो भी हमारे यहाँ पर कॉन्करर्स थे उनके विरुद्ध भी इन्होंने बहुत सारी जो थी यहाँ पर नीतियों को अपनाया था। जो शत्रु की जो नीतियाँ होती हैं, एनिमीज़ को डिफीट करने के लिए जो पॉलिसीज़ इनको अपनानी चाहिए थी वो इन्होंने यहाँ पर अपनाई थी। और इन्होंने जो पॉलिसीज़ अपनाई थी फॉर द हॉस्टिलिटी अगेंस्ट द कॉन्करर ऑफ दिल्ली, तो इन्होंने बहुत सारी जो शत्रु को डिफीट करने के लिए, अपने एनिमीज़ को डिफीट करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ को यहाँ पर फॉलो करना था, इन्होंने वो फॉलो करनी भी स्टार्ट की। तो ये थे हमारे हरिराजा के बारे में। ही रिगेन द अजमेर, अजमेर को जो है उसके ऊपर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। और अब दिल्ली के जितने भी कॉन्करर्स थे, दिल्ली के जितने भी कॉन्करर्स थे उनके खिलाफ इन्होंने जो है एक एनिमी जो पॉलिसी को यहाँ पर जो है फॉलो करना इन्होंने स्टार्ट किया था। तो आगे अगर हम बात करें, देन कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ही इन्वेडेड, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्वेडेड अजमेर। तो इन्होंने अजमेर के ऊपर जो है आक्रमण किया और हरिराजा को वहाँ से जो है वो बाहर फेंक दिया। उन्होंने वहाँ से इसको जो है बाहर फेंक दिया कि आप जाइए, अभी आपकी जो है अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने जो है इस रियासत के ऊपर दोबारा कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो होंगे, यहाँ पर हरिराजा के बारे में ही बात हो रही है। हरिराजा, हरिराजा जो थे, हरिराजा के टाइम पर एक और चीज़ होती है, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं तो ये अजमेर को दोबारा से इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। ये अजमेर के ऊपर दोबारा अपना आक्रमण करते हैं। ये अजमेर के ऊपर आकर आक्रमण करते हैं एंड ये क्या करेंगे, हमारे हरिराजा को यहाँ से ओवरथ्रो कर देंगे। इनको यहाँ से जो है वो बहुत कहीं दूर भेज देंगे, अरे इनको भगा देंगे यहाँ से। तो ही विल ओवरथ्रो, ओवरथ्रो हरिराजा। ये हरिराजा को यहाँ से कहीं बाहर फेंक देंगे और यहाँ पर अपनी रियासत, इस रियासत के ऊपर दोबारा अपना कब्ज़ा जमा लेंगे और यहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा लेंगे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होंगे ये आक्रमण करेंगे अजमेर के ऊपर, हरिराजा को यहाँ से काफ़ी दूर भेज देंगे किसी आइलैंड के ऊपर कि आप जाइए यहाँ से, आप जो है अभी यहाँ पर रहने के लायक नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। तो तुमसे तो ना हो पाएगा हरिराजा, तुम जाओ यहाँ से। तो ये इनको यहाँ से ओवरथ्रो कर देंगे कि तुम जाओ, हम यहाँ पर राज करेंगे, अब से जो अजमेर है वो हमारा होगा। तो यहाँ की जो रियासत थी इसके ऊपर अपना दोबारा से कब्ज़ा कर लेंगे। दे विल यहाँ पर जो है अपनी प्रिंसिपैलिटी को यहाँ पर दिखाना शुरू कर देंगे, टुक द प्रिंसिपैलिटी। और यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना कॉन्क्वेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगे इस रियासत के ऊपर। अजमेर की जो रियासत है यहाँ पर अपना दोबारा से कब्ज़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे जो है अपने अंडर कर लेंगे, अपने प्रिंसिपैलिटी के अंडर कर लेंगे। आगे अगर हम बात करें द चौहान डायनेसिटी,
तो अगर हम यहाँ पर चौहान डायनेसिटी के बारे में अगर हम यहाँ पर आगे देखें, तो चौहान डायनेसिटी जो थी, दिस इज़ द लास्ट पार्ट रिगार्डिंग द चौहान डायनेसिटी। ये चौहान डायनेसिटी के बारे में लास्ट है, चौहान डायनेसिटी के बारे में है। किंग्स को तो हमने कवर अप कर लिया है, किंग्स के बारे में। तो यहाँ पर हम चौहान जो डायनेसिटी है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर चौहान्स का जो वंश था तो वो रणथंभौर में चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो चौहान डायनेसिटी होगी ये रणथंभौर में चली जाएगी, रणथंभौर में चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये धीरे धीरे से अपने शासन को यहाँ पर स्थापित करने में लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अपने दोबारा से यहाँ पर अपने शासन को जो है इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसे अपने जो शासन की ग्लोरी थी जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, अब ये दोबारा रीगेन करना स्टार्ट कर देंगे। रूल्ड देयर इन द डिमिनिशिंग ग्लोरी, धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करने लगेंगे। तो यहाँ पर जो है अपना रूल जो है यहाँ पर ये लोग करने लगेंगे, यहाँ पर इसे स्थापित करने लग जाएंगे विद वेरी डिमिनिशिंग ग्लोरी। इतनी ज़्यादा जो है चमक धमक इनके पास नहीं रहेगी, इनके पास कोई भी पेपराजी नहीं आएगा कि अरे भैया आपने किस तरह से अपने राज्य को संभाला है, अरे ज़रा बताइए। तो अब इनके पास इस तरह का कोई भी पेपराजी नहीं आएगा। अब ये जो है बड़ा ही लाइमलाइट में नहीं आएंगे। अब ये जो है अपना साइड पर होकर के अपने राज्य को चलाते रहेंगे इन द रणथंभौर रीजन। रणथंभौर में ये अपने राज्य को ले जाएंगे और वहाँ पर जो है धीरे धीरे राज्य करना जो है इसे शासन को स्टार्ट करने लगेंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें अराउंड 1301 सीई की बात करें, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आएंगे। तो 1301 सीई के अराउंड क्या होगा, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आ जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी। देखो जो हमारे मुग़ल डायनेसिटीज़ आएंगी, इनको मुग़ल डायनेसिटीज़ नहीं कह सकते, इनको हम जो है इस्लामिक कह सकते हैं या टर्किश कह सकते हैं। जो इन्वेडर्स आएंगे हमारे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आए, मोहम्मद गोरी आए, इनके लिए ये जो पार्ट था हमारा राजस्थान का, नॉर्थ वेस्ट रीजन का, ये इनके फेवरेट रहे हैं, ये यहीं पर जाकर के पता नहीं क्यों इनको इतनी ज़्यादा इतना अच्छा लगता था यहाँ पर जाकर के लड़ाइयाँ करना। इन लोगों को बड़ी पसंद आती थी यहाँ पर राजस्थान के एरिया में जाकर के लड़ाई करना। अरे भाई तुम्हें वहाँ पर क्या मिल रहा है, वहाँ पर तुम्हें क्या मिल रहा है, ये अभी हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि हमारे अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ जाकर के क्या मिल रहा था। रणथंभौर में इनको क्या मिला है ऐसा कि इन्होंने वहाँ पर जाकर के जो है वो कैप्चर ही कर लिया रणथंभौर को। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जाएंगे 1301 में एंड ही विल कैप्चर रणथंभौर, और ये कैप्चर कर लेंगे रणथंभौर को। बड़े इनको ना बड़ा मज़ा आता था इन जगहों पर जाकर के। राजस्थान की जगह पर तो ये बहुत ही ज़्यादा जाकर के खुश थे हमारे। अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम पीरियड आएगा ना तब आप पढ़ोगे इसमें कि ये तो बड़ा ही ज़्यादा जो है इनको इंटरेस्ट बहुत था वहाँ पर, पता नहीं क्या है वहाँ पे क्या नहीं, जो इनको इतना खींच करके लेकर के जा रहा था। पता नहीं कौन से मैग्नेट जुड़े हुए थे इनके अंदर, वो लेकर के इनको खींच करके लेकर के जा रहे हैं कि तुम जाओ भैया वहाँ कैप्चरिंग करो, ये करो वो करो, ये सब कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी 1301 सॉरी माय मिस्टेक 1301 सीई के अराउंड अलाउद्दीन खिलजी जाएंगे एंड ही विल कैप्चर रणथंभौर, और ये कैप्चर करेंगे रणथंभौर को। ये रणथंभौर को कैप्चर कर लेंगे एंड uprooted the last strong hold of चौहान पावर। और यहाँ पर जाकर के जो चौहान्स की जो लास्ट पावर थी उसको भी यहाँ पर जो है उखाड़ करके फेंक देंगे। जो यह यहाँ पर अब इसे अप्रूट कर देंगे, अप्रूट का मतलब ही है यहाँ से इनको जो है ख़त्म कर देंगे, इनको उखाड़ करके फेंका जाएगा और कैप्चर कर लेंगे रणथंभौर को। पावरफुल किंग है भाई ये अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर he will uproot last stronghold
जो लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड रूलर थे हमारे चौहान्स के, चौहान्स का जो पावर था इसे भी यहाँ से उखाड़ करके फेंक देंगे, चौहान्स को यहाँ से उखाड़ करके ये फेंक देंगे। तो ये हमने चौहान डायनेसिटी के बारे में आज जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट विच यू हैव शोन टूवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया होता है, ताकि आपको इस लेक्चर के जो पीडीएफ फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको इजीली मिलते रहें। और अगर कोई भी अपडेशन होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट देती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।